हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं उत्प्रेरण के सिद्धांतों की। अर्थात ये उत्प्रेरण किस प्रकार से होते हैं। उत्प्रेरण के दो सिद्धांत मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं। पहले सिद्धांत का नाम है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, अंग्रेजी में अगर इसे कहेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। जैसा कि इस सिद्धांत के आप नाम में देख रहे हैं माध्यमिक यौगिक, तो इस सिद्धांत का आधार भी यही है। इसमें क्या होता है, जब कोई अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया का एक अभिकारक उत्पाद के साथ क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बना देता है। यह माध्यमिक यौगिक बहुत ही अधिक सक्रिय रहता है और ये दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करता है और उत्प्रेरक तो अलग हो जाता है और एक नया उत्पाद बन जाता है। तो क्योंकि इसमें बीच में एक माध्यमिक यौगिक बना है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, एक क्रिया है जिसमें ए और बी परस्पर संयोग करके एक सी उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक प्रोडक्ट पी बनाती है। ठीक है, ये उत्पाद हो गया और ये हमारे दो क्या हैं, ये हमारे अभिकारक। तो माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से दिखाएगा। वो कहेगा पहले पद में ए सी के साथ क्रिया करता है और एक यौगिक बनाएगा AC। यह एक माध्यमिक यौगिक है और इस यौगिक की विशेषता ये है कि यह यौगिक सक्रिय यौगिक होता है और कुछ समय के लिए ही बनता है, मध्यवर्ती है और क्षणिक भी है। दूसरा, AC रिएक्ट करेगा दूसरे अभिकारक के साथ और यहां ये जो C है ये मुक्त हो जाएगा। C उत्प्रेरक, आपको ध्यान है परिभाषा में बताया है, उत्प्रेरण में जो उत्प्रेरक होते हैं वे अभिक्रिया में भाग लेते हैं और क्रिया के अंत में बाहर निकल जाते हैं। तो ये देखिए C निकल गया और A और B से मिलकर एक नया उत्पाद बना P। क्या बना, एक नया उत्पाद P माने प्रोडक्ट। ये हमारा एक जनरल आपको हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। जैसे हम एक लेते हैं रासायनिक उदाहरण। क्या लेते हैं, रासायनिक उदाहरण। आपको ध्यान भी होगा कि मैंने आपको एक उदाहरण बताया था शीश कक्ष विधि का। तो वो लेते हैं हम 2SO2, ये गैस है, प्लस O2 ये भी गैस है और NO उत्प्रेरक ये भी गैस है और एक बन गया 2SO3। ठीक है, इसकी क्रियाविधि देखें। इसकी क्रियाविधि से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा उत्प्रेरक है NO, 2NO ले लिया हमने रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। एक अभिकारक लिया हमने O2, ये अभिकारक है, देख रहे होंगे आप समीकरण में भी, ये उत्प्रेरक और ये अभिकारक। ये क्रिया करेगा और बनाएगा एक नया यौगिक 2NO2। क्या बनाएगा, 2NO2। और ये तो एक माध्यमिक यौगिक है। दूसरे स्टेप में जब हम जाते हैं तो 2NO2 2SO2 के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा 2SO3। ये एक उत्पाद बन गया और 2NO एज सच बाहर, ये उत्प्रेरक और ये हमारा उत्पाद। तो भाई देखो क्या हुआ इस क्रिया में। आपने देखा कि NO एक उत्प्रेरक था और बाद में भी उत्प्रेरक के रूप में ही बाहर निकल आया और एक माध्यमिक यौगिक बना NO2। तो ऐसी क्रियाएं हमारी माध्यमिक यौगिक सिद्धांत से, ऐसे उत्प्रेरण हमारे क्या किए जाते हैं, उनकी व्याख्या की जा सकती है। तो ध्यान रखेंगे कि जब किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक
क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है। अगर हम माध्यमिक यौगिक की बात करें तो इसकी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं, माध्यमिक यौगिक वह यौगिक है जो क्रियाविधि के मध्य में बनता है, लेकिन क्रिया के अंत में उसे प्रदर्शित नहीं किया जाता और न ही क्रिया के प्रारंभ में। अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया में उसे प्रारंभ नहीं हम दिखाते नहीं है, प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ऐसा यौगिक जो क्रिया के बीच में बनता है और बीच में ही क्षणिक रूप से समाप्त हो जाता है, माध्यमिक यौगिक कहलाता है। क्या परिभाषा बनी माध्यमिक यौगिक की? ऐसा यौगिक जो किसी क्रिया के बीच में बनता है और बीच में ही समाप्त हो जाता है, उसे क्रिया की संतुलित समीकरण में नहीं दिखाया जाता है। यहाँ देखो आप, कहीं हमने NO2 नहीं दिखाया, यहाँ देखो आप, कहीं हमने AC नहीं दिखाया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। अब ये माध्यमिक यौगिक सिद्धांत ज्यादा दिन तक नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि प्रॉब्लम क्या आई कि ये केवल समांग उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इसकी असफलता के कारण क्या थे? यह केवल समांग उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। दूसरा कारण है कि यह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता के बारे में नहीं बताता कि उत्प्रेरक किस प्रकार से सक्रिय है। तीसरा कारण, यह उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक की क्रियाशीलता को भी नहीं बताता है। तो ये 3 कारण हो गए जिसके कारण यह सिद्धांत असफल हुआ और एक नया सिद्धांत आया जिसे हम आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत कहते हैं। दूसरा सिद्धांत है, करने आपको दोनों ही सिद्धांत हैं। दूसरा आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। ठीक है, अब ये अधिशोषण क्या है, आज हम इसकी चर्चा विशेष नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी चर्चा मैं आपको करने वाला हूं आने वाले एक दिन बाद, जब हम कोलाइडी अवस्था की बात करेंगे तो इसे पूर्ण रूप से समझाया जाएगा। फिलहाल आप ये समझें कि जैसे किसी उत्प्रेरक की ये सतह है, इस सतह पे कोई अभिकारक आता है, तो ये जो सतह है इसे हम अधिशोषक कहेंगे, अधिशोषक। और इस पदार्थ को हम अधिशोषित पदार्थ कहेंगे, अधिशोषित पदार्थ। और जब किसी अधिशोषक पर कोई अधिशोषित पदार्थ इकट्ठा होता है, जब किसी अधिशोषक की सतह पर कोई अधिशोषित पदार्थ इकट्ठा होता है तो यह क्रिया अधिशोषण कहलाती है। ध्यान रखेंगे, यह सतह पर की बात है, सतह के अंदर की बात नहीं है, यह सतह के ऊपर क्रिया होती है। ठीक है, तो जो किसी अधिशोषक की सतह पर जब अधिशोषित पदार्थ इकट्ठा होता है या उस पर जाकर संयोजित हो जाता है तो इस क्रिया को हम अधिशोषण कहते हैं। फिलहाल हमें अधिशोषण की परिभाषा यहाँ नहीं लिखनी है, यहाँ हम बताएंगे आधुनिक अधिशोषण पदार्थ में सबसे पहली बात कि यह सिद्धांत यह बताता है कि जो उत्प्रेरक है वो एक अधिशोषक की तरह कार्य करता है। जो मैंने आपको भी सतह दिखाई थी ना, तो वो सतह एक अधिशोषक की तरह कार्य करता है और जो अभिकारक हैं वे अधिशोषित पदार्थ की तरह। ठीक है, तो पहली बात क्या है इसमें, उत्प्रेरक अधिशोषक की तरह कार्य करता है, की तरह कार्य करता है, और अभिकारक उसकी सतह पर अधिशोषित होते हैं। अब प्रश्न उठेगा कि वे कहां अधिशोषित होंगे? उत्तर में आ जाएगा नंबर 2, उत्प्रेरक की सतह पर। कल मैंने आपको बताई थी मुक्त संयोजकताएं वे क्या पाई जाती हैं? सक्रिय केंद्र
पाए जाते हैं। ठीक है। तीसरे इसमें क्या होगा, अभिकारक क्या करेंगे, जो उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं हैं, क्या है, मुक्त संयोजकताएं, अभिकारक मुक्त संयोजकताओं से संयोजित होकर सक्रियत यौगिक बनाते हैं, सक्रियत यौगिक बनाते हैं, माने एक्टिवेटेड। चौथा, यह सक्रियत यौगिक उत्पाद बनाकर उत्प्रेरक की सतह से अलग हो जाता है, कि सतह से अलग हो जाता है। पांचवी बात, ठीक है, दूसरे अभिकारक सतह पर आते हैं और पुनः अधिशोषण करके यह क्रिया दोहराते रहते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि जब सक्रिय यौगिक उत्पाद बनाकर सतह से अलग होगा तो वह फिर जगह बन जाएगी, और जैसे जगह बनेगी दूसरे भी कारक आ जाएंगे, फिर वही सक्रिय यौगिक बनेगा, फिर वो अपघटित होकर उत्पाद बनाएगा और अलग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्लेटिनम की सतह पर, कौन से उत्प्रेरक की सतह पर, प्लेटिनम, जैसे प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनाना। मैं आपको ये क्रम वाइज दिखा देता हूं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखें, जैसे ये प्लेटिनम है, पहला कंडीशन हमारी, प्लेटिनम को दिखाते हैं हम कैसे, प्लेटिनम को दिखाते हैं मुक्त संयुक्ताओं सहित। ये मुक्त संयुक्ताएं, ठीक है, और ये हमारा अभिकारक आएगा, हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के अणु। ठीक है, ये आकर इस पर आक्रमण करेंगे। ये पहला पद। दूसरे पद में मैंने आपको बताया था, प्लेटिनम की सतह पर जो मुक्त संयुक्ताएं हैं, माने उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयुक्ताओं से आकर कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु जुड़ जाएंगे। ये हाइड्रोजन का अणु और ये ऑक्सीजन का अणु, ये इससे जुड़ गए यहां। ठीक है, तो ये बन गया, ये एक दूसरे के नजदीक आ गए, संयोजित हो गए, और क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे एक सक्रियत अणु। क्या बताया था हमने, एक सक्रियत अणु। ये हमारा एक सक्रियत अणु बनने जा रहा है। ये हाइड्रोजन के अणु भी हैं और ऑक्सीजन के अणु भी। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बंध टूटेंगे और नए बंध बनेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे बनेगा पानी। क्या बनेगा, पानी। और ये देखो, ये हमारी मुक्त संयुक्ताएं रह गई और ये H2O का अणु अलग हो जाता है, इसने ये मुक्त संयुक्ताएं छोड़ दी। फिर दूसरे पदार्थ आएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु। इस प्रकार से यह क्रिया चलती रहती है। आप चाहें तो यह लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्लेटिनम की सतह पर आना। फिर दूसरे पे लिख सकते हैं आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित होना। तीसरे में लिख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लेटिनम की सतह पर सक्रिय संकर बनना या सक्रिय अणु बनना। ये सक्रिय अणु है, सक्रिय एक्टिवेटेड सक्रिय अणु का बनना, और यहाँ उत्पाद का अलग हो जाना। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं
पहले नंबर में ही क्या, प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का आना। पहले तो ये आएंगे ही, तो ये आ गए, ठीक है। दूसरे में हम लिख देंगे प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन, आप इसे पूरी लाइन में लिख लें, यहाँ चलिए मैं भी लिख देता हूं, यहाँ प्लेटिनम की सतह पर, ये 2 नंबर हमारा, प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अधिशोषित होना, अधिशोषित होना। और तीसरे में क्या बनाया, सक्रियत अणु का बनना, सक्रियत अणु का बनना। और चौथे में क्या है, उत्पाद का अलग हो जाना, अलग होना, ठीक है। ये 4 स्टेप में आप इसे दिखा सकते हैं। इस प्रकार से ये अधिशोषण सिद्धांत है। इसके आधार पर देखो ये मुख्य हैं, तो वर्धक उत्प्रेरक और विष उत्प्रेरक भी व्याख्या की जा सकती है। और ये ठोस पदार्थ है, ये गैस, तो विषमांग उत्प्रेरण की व्याख्या भी इससे की जा सकती है। तो ये 2 सिद्धांत हैं जो हमारे उत्प्रेरण की क्रिया को बताते हैं, ठीक है। आज के जो इसके नोट्स हैं हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दें, जो डिस्क्रिप्शन नीचे है, तो उसमें आप इन नोट्स को देख सकते हैं। अब आपको ध्यान हो, सभी विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई जुलाई में प्रारंभ हो गई है। यदि आप किसी भी विद्यालय के बच्चे को जानते हैं और वो, क्योंकि अभी कोई लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं रहा है, और उससे आप पूछें क्या तुम्हें केमिस्ट्री पढ़नी है, यदि वो कहता है हाँ मुझे पढ़ना है, तो उसे कहें कि वो हमें अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने विद्यालय का नाम और अपना पता, ठीक है, हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दे। ये है हमारा नंबर, इस पर हमें वो व्हाट्सएप कर देगा। ध्यान रखें, यदि कोई लड़की माने गर्ल्स हमारे साथ जुड़ना चाहती है तो उसके लिए हमने अलग ग्रुप बनाया है। उसको इसके व्हाट्सएप करने के साथ साथ एक बार हमें कॉल करके भी बताना पड़ेगा, जिससे हमें पता लग जाए कि वह लड़की ही है। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रोज हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने लाल रंग का बटन नहीं दबाया, और लाल रंग का बटन दबा दिया है तो फिर घंटी नहीं बजाई। तो बच्चों घंटी बजाओ, और जो तुम्हारे मित्र हैं चाहे वो किसी भी कक्षा, किसी भी स्कूल के हों, उनसे भी घंटी बजवाओ। कक्षा 11 का कार्य भी अब हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, जहाँ तक उम्मीद है 10 तारीख से ये कक्षा 11 की क्लासें भी शुरू होंगी। तो आप अपने भाई बहनों को कक्षा 11 के लिए भी हमारे से ग्रुप बनवाना शुरू कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व करते हैं, आपको नोट्स भी देते हैं, ठीक है। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।